आज हम कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 5 का एक बिंदु है लोकतंत्र के विभिन्न रूप। लोकतंत्र के 4 रूप हमने हैं वो अगले वीडियो में मुख्य तौर पर पढ़ा था, जिसमें राजनीतिक लोकतंत्र, दूसरा था हमारा सामाजिक लोकतंत्र, तीसरा था आर्थिक लोकतंत्र और चौथा था नैतिक लोकतंत्र। आज हम उसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। कहते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र है वो अतीत में व्यक्तिवादी लोकतंत्र भी कहा जाता है। अतीत है, उस अतीत में एक व्यक्तिवादी लोकतंत्र है वो मानते हैं, यानी प्राचीन समय में ये राजनीतिक लोकतंत्र एक व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा जाता था। व्यक्तिवादी लोकतंत्र क्यों कहा जाता था? क्योंकि उस समय राजतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था होती थी उसमें संपूर्ण शक्ति है वो एक व्यक्ति के हाथ में होती थी। इसलिए अतीत में जो है इस राजनीतिक लोकतंत्र को व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा जाता था। तो वो हम बात करें तो ऋग्वेद में भी पढ़ा था हमने कि सभा और समिति जो मिलकर निर्णय करती थी, लेकिन राजनीतिक सत्ता है वो निर्णय लेने की जो अंतिम शक्ति है वो एक व्यक्ति के हाथ में होती थी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अतीत में जो है वो व्यक्तिवादी लोकतंत्र है, उसको हम राजनीतिक लोकतंत्र है वर्तमान में आधुनिक युग में मानते हैं। और इसके अलावा आज का वर्तमान और आधुनिक युग है उसमें हम उदारवादी और जो है लोकतंत्र मानते हैं। उदारवादी क्यों मानते हैं? क्योंकि वर्तमान में प्रभु सत्ता है वो जनता में नीत होती है, यानी कि संपूर्ण शक्ति है वो जनता में नीत होती है लोकतंत्र का वास्तविक अर्थों में। अब्राहम लिंकन की जो परिभाषा है ये सार्थक अर्थ स्पष्ट करती है कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है वो लोकतंत्र। इसलिए वर्तमान में आधुनिक युग में राजनीतिक लोकतंत्र को उदारवादी लोकतंत्र कहना भी उचित माना जाता है। इसका अलावा कुछ देश ऐसे हैं जो पश्चिमी देश, उन पश्चिमी देशों के होने के कारण है इसकी उत्पत्ति है वो पश्चिमी लोकतंत्र के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कुछ लोग हैं पश्चिमी देशों से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए उदारवादी लोकतंत्र को पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो मार्क्सवादी ने इसे पूंजीवादी लोकतंत्र कहना पसंद करते हैं। मार्क्सवादी जो है वो पूंजीवादी लोकतंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि उससे पूर्व में पढ़ा कि व्यक्तिवादी लोकतंत्र भी कहा जाता था अतीत में। तो इस आधार पर पूंजीवादी लोकतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि सत्ता में वही लोग आते हैं जो सेठ धनाढ्य लोग होते हैं, पैसे वाले जिनके पास, और वो पूंजीपति होते हैं, वो चुनाव में खड़े होते हैं और वे अपने धन बहुल्य के माध्यम से वो विजयी होते हैं। इस कारण से मार्क्सवादी जो मानते हैं कि उदारवादी लोकतंत्र एक पूंजीवादी लोकतंत्र भी मानते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो राजनीतिक लोकतंत्र के 2 रूप बताए, और तो एक रूप तो बताया है राज्य के एक प्रकार के रूप में, दूसरा बताया है शासन के एक प्रकार के रूप में। तो राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का जो अर्थ है वो लोकतांत्रिक राज्य से बताते हैं। लोकतांत्रिक राज्य का जो अर्थ है उसमें कहते हैं कि प्रभु सत्ता है वो जनता में नीत होती है, सर्वोपरि जनता होती है। इसके अलावा वो सरकार बनाने का कार्य भी है वो हमारा जो है लोकतांत्रिक राज्य करता है, और सरकार को गिराने का, उसको उसके पद से हटाने का कार्य भी लोकतांत्रिक राज्यों में है वो उदारवादी लोकतंत्र के माध्यम से हो सकता है। इसके अलावा शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतांत्रिक का जो अर्थ है वो लोकतांत्रिक शासन से है, यानी कि सीधे तौर पर जो है शासन के रूप में, यानी कि वर्तमान की जो शासन व्यवस्था उसमें लोकतंत्र का इसका क्या महत्व है? तो कहते हैं कि उसका अर्थ है वो लोकतांत्रिक शासन से। लोकतांत्रिक शासन का सीधे तौर पर अर्थ है कि लोकतांत्रिक राज्य का सैद्धांतिक पक्ष और उसका व्यवहारिक रूप, यानी कि वास्तविक अर्थों में जो है शासन है वो लोकतांत्रिक शासन से माना जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि राजनीतिक प्रभुसत्ता का कानूनी प्रभुसत्ता पर नियंत्रण होना, ये प्रमुख 2 बातें हैं, यानी राजनीतिक प्रभुसत्ता का कानूनी प्रभुसत्ता पर नियंत्रण होना ही शासन के एक प्रकार के रूप में माना है। इसके अलावा लोकतांत्रिक शासन के 2 उपभेद बताए। पहला बताया है प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसे शुद्ध लोकतंत्र, दूसरा आता है अप्रत्यक्ष और प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ है सीधे तौर पर, कुछ ऐसे चुनाव होते हैं जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप में भाग लेती है, जैसे वार्ड पंच हैं। इसके अलावा हमारे सांसद के जो चुनाव होते हैं, ठीक है, वो सभी। इसके बाद अप्रत्यक्ष रूप में जैसे हमारा राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यसभा के सदस्य हैं, उनका सदस्य का चुनाव है वो हमारे द्वारा जीते हुए प्रतिनिधि होते हैं, वो करते हैं।
इसके अलावा प्रतिनिधि लोकतंत्र के भी दो रूप होते हैं, एक आता है संसदीय, दूसरा आता है अध्यक्षात्मक। तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है और कई अन्य देशों में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था भी है, जिसमें हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के हाथ में संपूर्ण सत्ता निहित होती है। तो इसके अलावा भी हम राजनीतिक लोकतंत्र के बारे में पढ़ते हैं तो कुछ मान्यता है कि राजनीतिक लोकतंत्र है वो क्या है। तो राजनीतिक लोकतंत्र है वो उदारवादी संविधानवाद में विश्वास रखता है। किसमें विश्वास रखता है? संविधान में, यानी कि संविधान सर्वोपरि है, वो राजनीतिक लोकतंत्र हमें कहता है। दूसरा है प्रभु सत्ता है वो जनता में निहित होती है, संपूर्ण शक्ति का समावेश प्रत्यक्ष रूप से जनता में मानते हैं, यानी जनता सर्वोपरि है। तीसरी मान्यता जो है कहते हैं कि जनता है वो कानून बनाने में सहयोग करती है और वो सरकार को नियुक्त करने में और उसके पद से हटाने भी महत्वपूर्ण मानती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो लोकतांत्रिक शासन है वो एक साधन हो सकता है, साध्य नहीं, यानी उसको प्राप्ति का जो मार्ग है वो अच्छा हो ऐसा नहीं। इसके लिए लोकतांत्रिक शासन को प्राप्त करने के लिए राजनेता धन बाहुल्य किसी भी प्रकार से वो अन्य मार्ग से भी अपनी सत्ता में आने के लिए प्रयास करते हैं, इसलिए उसको हम साध्य नहीं कह सकते। दूसरा जो हमारा जो है लोकतंत्र है वो सामाजिक लोकतंत्र, ये सबसे महत्वपूर्ण है और बोर्ड की कक्षाओं में 4 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाता है। कहते हैं कि समाज में किसी भी नस्ल, किसी भी रंग का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी भाषा का, किसी भी लिंग का, किसी भी धन जन्म के आधार पर किसी भी व्यक्तियों में किसी भी प्रकार का विभेद यानी कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता, जैसा कि हमने पढ़ा था राजनीतिक लोकतंत्र में। राजनीतिक लोकतंत्र यानी कि राजतंत्र में किसी भी व्यक्ति के पास जाति के आधार पर उच्च नीच जो है वो भेदभाव होता था, लेकिन सामाजिक लोकतंत्र ठीक इसके विपरीत है। सभी व्यक्तियों को समान अधिकार देने का कार्य है वो हमारा सामाजिक लोकतंत्र करता है। इसलिए सभी व्यक्तियों को व्यक्ति के रूप में समान समझना चाहिए, कोई भी व्यक्ति कोई नीची जाति का नहीं है, मनुष्य जो है वो समान मानते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सामाजिक लोकतंत्र में किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी लिंग का हो, इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता, सबको अपने अधिकारों के प्रति है वो जागरूकता है। इसीलिए अहिंसा कहते हैं कि समानता के जो है विचार की प्रबलता होगी तो जिसमें समानता का सिद्धांत प्रचलित हो, यानी सभी व्यक्तियों में भले वो किसी भी नस्ल का हो, किसी भी रंग का हो, काला हो, गोरा हो, किसी भी जाति का हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो या शूद्र हो, किसी भी धर्म से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, किसी भी भाषा का हो, तेलुगु हो, राजस्थानी हो, गुजराती हो, उसके आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। लोकतंत्र सभी में समानता का दृष्टिकोण देखता है, तो समानता के विचार की जो प्रबलता तब होगी तभी उसमें समानता का सिद्धांत लागू होगा। इसमें 2 मुख्य बातें आती है, तो उसमें सबसे पहले है कि इसमें सामाजिक लोकतंत्र में सभी को समान अवसर दिए जाते हैं और सभी को समान दृष्टिकोण से देखा जाता है। इसमें किसी भी व्यक्ति को सुख और समृद्धि का साधन है वो नहीं मान सकते व्यक्ति को। इसके बाद आता है हमारा आर्थिक लोकतंत्र। आर्थिक लोकतंत्र का विचार है वो मार्क्सवादी और समाजवादियों ने मिलकर के प्रस्तुत करते हैं कि जो पैसे वाले लोग होते हैं, पूंजीपति लोग होते हैं, वो इस लोकतंत्र का जो उपयोग करते हैं, अधिकतर सत्ता में वही लोग आते हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो 18वीं से 19वीं शताब्दी में व्यक्तिवादियों ने भी आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र की चर्चा की है। कहते हैं कि 18वीं और 19वीं शताब्दी आई तो उसमें भी जो कुछ व्यक्तिवादियों ने जो है ऐसी चर्चा की है कि हमारा आर्थिक लोकतंत्र कैसा हो, लेकिन जो मार्क्सवादी और पूंजीवादी या समाजवादी जो लोग बताते हैं वो ठीक उनके विपरीत भी बताते हैं। इसके बाद आता है हमारा नैतिक लोकतंत्र। यह लोकतंत्र है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है सामाजिक लोकतंत्र के बाद दूसरा। क्यों? क्योंकि यह नैतिक आचरण से संबंधित जो बातें हैं, सभी को समान दृष्टिकोण से भाईचारे और समानता की मुख्य बातों का इसमें समावेश किया गया है। तो कहता है कि लोकतंत्र के प्रति इस नैतिक दृष्टिकोण को नैतिक लोकतंत्र मानते हैं कि नैतिक यानी अपने समान दृष्टिकोण रखना, उदारता का भाव, भाईचारे की जो भावना है, ऐसे भाव जो रखे जाते हैं वो हमारे नैतिक लोकतंत्र में मानते हैं। नैतिक लोकतंत्र में समस्त लोकतांत्रिक दर्शन का व्यवहारिक रूप है, यानी कि जितने भी लोकतंत्र हमने 3 पढ़े, राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र, इसका व्यवहारिक रूप है वो हमारा जो है वो नैतिक लोकतंत्र है। यानी व्यवहार में
करते कुछ राजनेता चुनाव में जब आते हैं, जब वोट लेने के लिए, वो बहुत सारे झूठे वादे करते हैं, लेकिन उसको व्यवहारिक रूप में उपयोग में नहीं लेते हैं। लेकिन ये नैतिक लोकतंत्र हमें यह कहता है कि जो जनता द्वारा किए गए जो वादे हैं उनको पूरा करने के लिए और सभी को समानता के भाव रखने वाला, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का जो भाव है वो रखा जाए, इसलिए व्यवहारिक रूप में ये लोकतंत्र है वो काम में आता है। किंतु मानवीय मूल्यों को भी समाज और शासन का मूल आधार मानते हैं। मानवीय मूल्य यानी किसी भी प्रकार के, किसी भी जाति, धर्म और भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं, सभी में समानता का दृष्टिकोण देखते हैं, इसलिए यह लोकतंत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। अतः इस रूप में नैतिक लोकतंत्र की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है वो 1789 में फ्रांस की एक उदारवादी क्रांति हुई थी और वहां पर राजतंत्र को हटा करके लोकतंत्र की नई नींव रखी गई थी। तो वहां पर इस मजदूरों द्वारा जो हड़ताल की गई थी और उनके अधिकारों को लेकर के, तो वो अपने अधिकार में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और भाईचारे के नारे के रूप में हुई थी। कहते हैं कि वहां पर राज सत्ता को या राजतंत्र को हटा करके एक नए शब्द लाए, स्वतंत्रता का, समानता का और भाईचारा के जो भाव आए, तो वही हमारा लोकतंत्र का मूल अभिव्यक्ति मानी जाती है। अतः इन तीनों में भाईचारे का, बंधुत्व का विशेष महत्व मानते हैं, यानी कि सभी है वो अपने भाई बंधु हैं और सभी के प्रति उदारता का भाव है, वो हमारा नैतिक लोकतंत्र कहता है। अतः क्योंकि इसके लिए व्यक्तियों में समानता नहीं हो सकती तो समानता नहीं होगी, अतः प्रत्येक व्यक्ति में हम समानता के दृष्टिकोण को नहीं देखेंगे तो समानता का मूलतः अर्थ समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा अगर स्वतंत्रता की भी बात करें तो स्वतंत्रता भी वहां नहीं पाई जा सकती। स्वतंत्रता का अधिकार है जहाँ समानता का अधिकार होगा, विचार करने का अभिव्यक्ति, बोलने की अभिव्यक्ति, अपने भ्रमण करने की, वह कहीं पर भी निवास स्थान करने की, अगर वो स्वतंत्रता होगी तो ये हमारे ऊपर जो है समानता स्थापित होगी। तो बच्चों आज जो हमने पढ़ा इसमें राजनीतिक लोकतंत्र क्या है, इसके चार क्या अन्य नाम हैं, तो उसमें हमने उदारवादी लोकतंत्र भी बोलते हैं, इसको व्यक्तिवादी लोकतंत्र भी बोलते हैं, कुछ पश्चिमी देशों से इस पर उत्पत्ति मानते हैं, इस कारण से इसे पश्चिमी लोकतंत्र भी बोलते हैं, लेकिन कुछ पूंजीवादी लोग जो है, मार्क्सवादी है, वो इसे पूंजीवादी भी मानते हैं। इसके अलावा लोकतंत्र के दो विभिन्न रूप बताए हैं, वो राज्य के एक प्रकार के रूप में बताएं और शासन के एक प्रकार के रूप में। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकतांत्रिक शासन के दो उपभेद बताए, एक तो बताया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। यह बोर्ड की परीक्षा में 1 नंबर का सवाल है वो पूछा जाता है। इसके बाद प्रतिनिधि लोकतंत्र के भी दो रूप बताए, एक आता है संसदात्मक या दूसरा आता है अध्यक्षात्मक। जो भारत में वो संसदीय शासन जो है शासन व्यवस्था है। इसके बाद सामाजिक लोकतंत्र है, वो किसी भी जाति, धर्म, भाषा के आधार पर, इसमें दो मुख्य बातें हैं, सभी के प्रति समानता का दृष्टिकोण है वो रखना। आर्थिक लोकतंत्र का जो है ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, केवल एक मार्क्सवादी और समाजवादियों ने इसको जो है आर्थिक लोकतंत्र की परिकल्पना की है। नैतिक लोकतंत्र में है वो फ्रांस की जो उदार क्रांति हुई थी, उसमें समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे, ये 3 बातें जो है वो महत्वपूर्ण थी।